हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, जो कि आपके आने वाले हाई स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम ट्राई करेंगे कम क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपके सामने रखा जाए। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा था फंडामेंटल राइट को क्या है? कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी ग्रानविले ऑस्टिन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रानविले ऑस्टिन। ग्रानविले ऑस्टिन कौन है? ये अमेरिकन हिस्टोरियन है, अमेरिकन हिस्टोरियन। ओके, अमेरिकन हिस्टोरियन। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर के बारे में बात किया जाए तो ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाए तो ये देश की क्या है? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, पहला कौन से देश की पहला प्रधानमंत्री है। इसके अलावा इनकी एक फेमस बुक भी, कौन सी बुक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद एक कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ओके, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो क्वेश्चन में जो दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहां से बोरोड करके लेके आए हैं? यूएस से, कि बिल्स ऑफ राइट्स से, बिल्स ऑफ राइट्स से। ये डील्स करता है कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 में। ओके, ये कौन से पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है? पार्ट 3 के अंदर। ओके, ओरिजिनली फंडामेंटल राइट कितना था? 7, बट प्रेजेंटली कितना है? 6 है। कौन सी चीज को हम डिलीट कर चुके हैं? राइट टू प्रॉपर्टी को। कौन सी? राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि डील्स करता है कौन से आर्टिकल? 31 में डील्स करता था। ओके, जो आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा है? लीगल राइट्स है, एक लीगल राइट्स है जो डील्स करता है आर्टिकल नंबर 308 के अंदर। कब डिलीट किया गया था इसको? ये किया गया था आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ओके, 1978 में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जो कि ग्रानविले ऑस्टिन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है इसमें? फंडामेंटल ड्यूटी वे इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। देखो कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है भारत का, ओके, मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद क्या भारत के संविधान में उसको इंक्लूड किया गया? ऑप्शन ए में है बलवंत राय मेहता कमेटी, बी में है आपका अशोक मेहता कमेटी, सी में है आपका ठक्कर कमेटी और डी में है आपका स्वरण सिंह कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद क्या है संविधान में उसको इंक्लूड किया गया। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी जो पूछा है तो इसका मतलब इसको हम इसके बारे में देखते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर डील्स करता है। ये पार्ट IBA के अंदर, जो कि आर्टिकल्स कहता है। कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल नंबर 51A। ओके, पहले जब ऐड किया गया था, कब ऐड किया गया था? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसी समय में कितना था उसका टोटल? वो था आपका 10। बाद में एक उसको ऐड किया गया और प्रेजेंटली कितना है आज की डेट में? प्रेजेंटली आज की डेट में कितना है आपका? 11 है। कितना है? 11 है। तो कौन सी चीज को ऐड किए हैं हम लोग? जो ऐड किए हैं वो है आपका 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के हर बच्चे को क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो कब ऐड किए हैं इसको? इसको जो ऐड किए हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, 2002 में। इतना हो सकता है इस क्वेश्चन का। थोड़ा ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी ये बैठा था कहाँ? पंचायती राज सिस्टम को लेकर। इनकी कंसेप्ट दिया गया था 3 टायर सिस्टम। कौन सी? 3 टायर सिस्टम।
एक होता है टॉप लेयर में कौन, जिला परिषद, पंचायत समिति, देन होगा आपका ग्राम पंचायत। तो 3 टायर जो सिस्टम जो पहली बार जो चला था वो कहाँ, राजस्थान की कहाँ, नागौर जिले में। कब चला था ये, 2 अक्टूबर 1959 को। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब स्टार्ट किया था, 1957। ओके, इसके अलावा उषक मेहता कमेटी, ये भी पंचायत राज सिस्टम को ही बेस करके बना था, लेकिन इसमें क्या है, 2 टायर सिस्टम देखने के लिए मिला था। 2 टायर सिस्टम, एक था आपका जिला परिषद, दूसरे में था आपका मंडल। ओके, इसके अलावा ठक्कर कमेटी जो कहा जा रहा है, ये इंदिरा गांधी की हत्या जो किया गया था, इंदिरा गांधी देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका हत्या के बारे में क्या है, इंक्वायरी करने के लिए ठक्कर कमेटी को बैठाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भारत संविधान में कितने शेड्यूल देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ए में है 22, बी में है आपका 12, सी में है आपका 8, डी में है आपका 24। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12। कितना शेड्यूल है भारत संविधान में, 12 है। इसमें आपको जो 22 जो दिख रहा है, ये 22 क्या है, पार्ट्स, क्या है, पार्ट्स। ओके, तो हम शेड्यूल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत के अंदर जो शेड्यूल को याद करने का जो तरीका है क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी का मतलब होता है टेरिटोरी, जिसका मतलब हम इंडियन टेरिटोरी लेंगे। ई का मतलब होता है एमोलिमेंट, जिसको सैलरी के रूप में हम जानते हैं। ए का मतलब होता है एफर्मेशन, जिसको हम ओथ के बारे में जानते हैं। आर का मतलब होता है राज्यसभा सीट। ओके, एस का मतलब होता है शेड्यूल एरिया। ओ का मतलब होता है ओदर शेड्यूल एरिया, जो कि 4 राज्य के अंदर देखने के लिए मिलता है। एफ का मतलब होता है फेडरल लिस्ट। ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। एल का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म। डी का मतलब होता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। पी का मतलब होता है पंचायत, और एम का मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी। देखिए, जब संविधान में हम जब शेड्यूल ऐड किए थे उस समय आपको केवल 8 देखने के लिए मिला था। कितने, 8 देखने के लिए मिला था, अर्थात आपको इतने ही देखने के लिए मिला था, बाकी 4 बाद में ऐड किया गया। कौन कौन सी, पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1952 में हम किसको ऐड किए थे, लैंड रिफॉर्म को। ओके, ये बना आपका 9th। इसके बाद 52 और 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को, उसमें एंटी डिफेक्शन को ऐड किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कहा जाता है वो बना था आपका 10th नंबर। इसके अलावा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किसको ऐड किया गया था, पंचायत को। ओके, जो डील्स करता है, जो नंबर था कौन सा था, 11वें नंबर का। इसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आपको म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था, म्युनिसिपैलिटी को। ओके, जो आपका 12 नंबर का क्या शेड्यूल बना था, ये 4 शेड्यूल। ओके, एंटी डिफेक्शन जब लॉ बना था उस समय जो देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। ओके, इतना हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखो, इन जो ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से कौन से आर्टिकल डील्स करता है, किसके बारे में, विलेज पंचायत के बारे में। किसके बारे में, विलेज पंचायत के बारे में। किसके बारे में, विलेज पंचायत के बारे में। तो ऑप्शन में क्या है, आर्टिकल 44, बी आर्टिकल 40, सी आर्टिकल 43 बी, डी आर्टिकल 50 हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40। किसमें, आर्टिकल 40 किसके बारे में कहता है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत के बारे में कहता है। ओके, जो कि एक तरह का आपका गांधीयन प्रिंसिपल भी है। देखो, आर्टिकल 44 जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहता है। आर्टिकल 43 भी जो कहता है, ये कहता है आपका प्रोमोट
कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में। ओके, आर्टिकल 51 जो कहता है वो कहता है का प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। किसके बारे में? सिक्योरिटी के बारे में। देखिए इसमें जो जितने भी आर्टिकल अर्थात जो आर्टिकल जो देखने के लिए मिला है ये किसका है? ये डीपीएसपी का है। डीपीएसपी मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डील्स करता है कौन से आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। कहां से हम उसको फॉरवर्ड करके लेके आए हैं? आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि कौन से पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है? ये जो पार्ट है आईबी के अंदर है, इसके बारे में डील किया गया है। ओके, डीपीएसपी के बारे में जो कुछ 3 प्रिंसिपल देखने के लिए मिलता है, 3 प्रिंसिपल देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से प्रिंसिपल है? एक होगा आपका गांधीयन प्रिंसिपल, एक होगा आपका गांधीयन प्रिंसिपल, दूसरा जो होगा आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तीसरा होगा आपका लिबरल प्रिंसिपल। ओके, आपको जो इसका जो आंसर जो बना था आपका आर्टिकल 40, ये भी किसका प्रिंसिपल है? आपका गांधीयन प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? देखो कब सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था भारत के अंदर? ऑप्शन ए में जो पूछा गया 27 जनवरी 1950 है, बी 28 जनवरी 1950 है, सी 29 जनवरी 1950 है, डी 30 जनवरी 1950 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950। कौन सा? 28 जनवरी 1950। ओके, सुप्रीम कोर्ट जो डील्स करता है पार्ट कौन सी? पार्ट बी के अंदर। कहा आपका? पार्ट बी के अंदर। इसको हम एपेक्स कोर्ट के नाम से जानते हैं। कौन सी? एपेक्स कोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि डील्स करता है कौन से आर्टिकल? 124 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन से आर्टिकल कहता है? 124 आर्टिकल। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था आपका कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 है। उससे पहले जो भारत के अंदर जो देखने के लिए मिला था वो था आपका फेडरल कोड। कौन सी? फेडरल कोड। कौन सी एक्ट के जरिए देखने के लिए मिला था? वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ओके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज अर्थात चीफ जस्टिस एंड जो जजेस होते हैं, सॉरी जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, टोटल स्ट्रेंथ कितना है सुप्रीम कोर्ट की? एक होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, और बाकी 33 क्या रहेंगे? आपका जज रहेंगे। तो कुल मिला कितना बना आपका स्ट्रेंथ? 30। कितना बना आपका? 34। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1954। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following Indian state does not have its own high court? देखिए इसमें जो ऑप्शन में जो दिया गया है कि एक है आपका उड़ीसा, बी में है आपका सिक्किम, सी में आपका हिमाचल प्रदेश, डी में आपका मिजोरम। कौन से ऐसे राज्य है जिनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका मिजोरम। देखो मिजोरम की जो हाई कोर्ट कहां बैठता है? गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां है? आपका आसाम के अंदर। इसका मतलब आसाम का भी हाई कोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी है। मिजोरम का भी गुवाहाटी है। इसके अलावा कौन सा आपका अरुणाचल प्रदेश की भी हाई कोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी है। इसके अलावा कौन सी? नागालैंड का भी क्या है? हाई कोर्ट आपका गुवाहाटी के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश इनका खुद का क्या है? हाई कोर्ट देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा के अंदर सॉरी टोटल राज्य के अंदर इंडिया के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट है? कुल मिला के 25 हाई कोर्ट देखने के लिए मिलता है। और हाई कोर्ट जो डील्स करता है कौन से आर्टिकल के अंदर?
214 के अंदर। कौन से आर्टिकल डील्स करता है? 214 के अंदर। पहला हाई कोर्ट कब बना था? 1862 में बना था। एक था आपका कलकत्ता, दूसरा था आपका बॉम्बे, तीसरा था आपका मद्रास। ओके, तीसरा था आपका मद्रास। देखो केवल मिजोरम नहीं और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसका केवल कहा गुवाहाटी, इसके अलावा भी बहुत ऐसे राज्य हैं जिनका क्या होता है, जिनका खुद की हाईकोर्ट नहीं है, किसी दूसरे की हाईकोर्ट में क्या होता है देखने के लिए मिलता है। जैसे गोवा का कहा? बॉम्बे के अंदर। इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, इसका भी कहां पड़ता है? आपका बॉम्बे के अंदर। कहां पड़ता है? बॉम्बे के अंदर। ओके, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? देखो पार्लियामेंट की जो सेशन चलता है, दो सेशन की इंटरवल क्या है, दो सेशन की जो इंटरवल की समय क्या है? ऑप्शन ए 4 मंथ, बी 6 मंथ, सी 1 ईयर, डी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ। कितने महीने? 6 महीने। तो भाई जब पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है, पार्लियामेंट डील्स करता है आर्टिकल 79 में। कौन से आर्टिकल? 79 में। ओके, पार्लियामेंट हमेशा 3 चीजों से बना होता है। एक होता है आपका प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है आपका राज्यसभा। ये 3 चीजों से क्या बनता है? आपका पार्लियामेंट बनता है। ओके, प्रेसिडेंट जो डील्स करता है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक, लोकसभा जो डील करता है आपका 81, राज्यसभा जो डील करता है आपका आर्टिकल नंबर 80। ओके, राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। कौन सी? अपर हाउस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उसको कौन सी आपका परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं, परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के कुल मेंबर संख्या कितने? 250 है, जिसमें से 238 इलेक्टेड है और 12 जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। कितने फील्ड के अंदर? 4 फील्ड के अंदर। एक रहेगा आपका साइंस, दूसरा रहेगा आपका सोशल साइंस, तीसरा रहेगा आपका आर्ट्स, चौथा रहेगा आपका कौन से? लिटरेचर। ओके, लिटरेचर। इसके अलावा यहाँ की जो मीटिंग को प्रिजाइड जो करते हैं, अर्थात जो एक्स ऑफिसर जो चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा लोकसभा के बारे में कहा जाए तो लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस। कौन सी? हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। ओके, वर्तमान स्ट्रेंथ कितना है? 545 है। मैक्सिमम कितना है? 552 है। ओके, लोकसभा की कार्यकाल कितने साल है? 5 साल है। तो राज्यसभा की कार्यकाल कितना होता है? देखो राज्यसभा के मेंबर की कार्यकाल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कौन सी? 6 साल कहेंगे राज्यसभा के मेंबर की। बट राज्यसभा जब पूछा जाएगा तो इसमें क्या होता है? 1/3 मेंबर आर क्या है? 1/3 मेंबर आर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर। ओके, और 2 साल अंतराल में क्या होता है? 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाए तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता है। उनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा क्या होता है? बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जैसे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस या जो जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा यूपीएससी के मेंबर, यूपीएससी के चेयरमैन, उनको भी अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल? हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल? तो इंटरस्टेट काउंसिल के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? ऑप्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर, बी में आपका होम मिनिस्टर, सी में आपका प्रेसिडेंट, डी में आपका वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर को हम रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनको हेड ऑफ द
गवर्नमेंट के नाम से भी कहा जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से भी, ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कहा जा रहा है, तो ये कौन सी कमेटी के द्वारा या कौन सी कमेटी रिकमेंडेशन के द्वारा बना था, ये सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमेटी की क्या है रिकमेंडेशन के लिए बना था, ओके। इसके अलावा क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर 6 यूनियन मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करते हैं कहाँ, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल में, ओके। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है, ओके। प्रेसिडेंट तो उसको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसके अलावा कौन सी, हेड ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता है, ओके। इतना हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पंचायत राज सब्जेक्ट फॉल अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो पंचायत राज सब्जेक्ट जो होता है कौन से लिस्ट के तहत आता है। ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है इसका यूनियन लिस्ट, बी है आपका स्टेट लिस्ट, सी है आपका कंकरेंट लिस्ट, डी है आपका रेसिडुअरी पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। कौन सी, स्टेट लिस्ट। देखिए इसमें लिस्ट जो कहा जा रहा है 3 प्रकार का लिस्ट है, एक है आपका यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जब होता है तो सेंट्रल लिस्ट के अंदर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, तो कितना है वो 100 है। स्टेट लिस्ट के अंदर केवल स्टेट गवर्नमेंट ही क्या होता है लॉ बना सकता है, वो कितने 61 है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है दोनों की समझौता से, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट आज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों की मिलीभगत से क्या होता है लॉ बनता है, वो कितना का 52 है। देखो कंकरेंट लिस्ट की खास बात ये होता है जब दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा सेंटर ही उसी सब्जेक्ट के अंदर लॉ बनाता है, ओके। सेंटर ही हमेशा उसी सब्जेक्ट के अंदर लॉ बनाता है। तो ये जो लिस्ट कौन से शेड्यूल के अंदर देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है आपका 7 नंबर शेड्यूल के अंदर, ओके। ये रेसिडुअरी पावर होता है क्या है, जब तीनों लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसको हम रेसिडुअरी पावर के अंदर ले लेते हैं, ओके। पंचायत राज सब्जेक्ट के बारे में कहा गया, पंचायत राज के ऊपर बात किया जा रहा है। तो पंचायत जो डील्स करता है आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके 243 ओ तक। ये पंचायत राज जो डील्स करता है कौन से शेड्यूल के अंदर, ये करता है आप 11वें शेड्यूल, कौन से 11th शेड्यूल के अंदर। इसके अलावा कौन से पार्ट में देखने के लिए मिलता है, ये पार्ट IX के अंदर। पंचायत राज के अंदर कितने सब्जेक्ट होता है, टोटल 29 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है। पंचायत राज सिस्टम चलाता है, उसके लिए क्या एक कमेटी बैठा गया था, बहुत सारी कमेटी है लेकिन उसमें एक कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी जिसने 3 टायर सिस्टम को अप्रूवल दिया था। एक था आपका जिला परिषद, दूसरा था आपका पंचायत समिति, तीसरा था आपका कौन सी ग्राम पंचायत। तो पहली बार जो बलवंत राय के द्वारा था पंचायत राज जो सिस्टम चला था वो चला था कहाँ, राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कब, 2 अक्टूबर 1959, ओके। इतना हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following election is not conducted by the election commission। देखो इलेक्शन कमीशन, इनमें से कौन से ऐसे इलेक्शन है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाता है, ओके। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन, डी है आपका लोकल बॉडी। देखो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, लोकल बॉडी। क्यों होगा, देखो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब बात होता है तो इलेक्शन कमीशन जो डील्स करता है आर्टिकल नंबर 324 में कौन सी पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो हम बोलेंगे उसको 50, कौन सी 50
पार्ट में आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, दूसरा जो होता है आपका, दोनों इलेक्शन कमीशन होते हैं। ओके, इनकी जो अपॉइंटमेंट, दो इलेक्शन कमीशन होते हैं। ओके, एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, दो इसके अलावा क्या है, दो इलेक्शन कमीशन होते हैं जिनके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, इनकी कार्यकाल कितने साल होता है, इनकी जो कार्यकाल होता है 6 ईयर और 65 ईयर। जो पहले आएगा विच वन इज द ईयरलियर, उसी के तहत उसको काउंट किया जाएगा। देखो इसमें इसको कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो लोकल बॉडी की जो इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट इलेक्शन के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपका जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये सारे क्या म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन, इन्हीं का जो चुनाव है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। बाकी लोकसभा के बारे में कहा जाए, राज्यसभा के बारे में कहा जाए, या प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में किया जाए, तो ये केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। तो लोकसभा को हम अपर हाउस के नाम से लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, जिनकी कुल संख्या आप पहले से बात कर चुके हैं। क्या है, लोकसभा को हम कब कितने मेंबर होते हैं, 545 होते हैं, जिनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, 552 होता है, जिनकी टर्म कितना होता है, 5 ईयर होता है। बट राज्यसभा के कितने, 6 ईयर होता है। कुल संख्या कितने, 250 है, लेकिन उसमें 238 इलेक्ट होते हैं, बाकी 12 को नॉमिनेट किया जाता है। ओके, लोकसभा की जो मीटिंग को जिसने प्रिजाइड करता है उनको हम किस नाम से जानते हैं, स्पीकर के नाम से जानते हैं। ओके, इतने सारे। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 की जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकल बॉडी। ओके, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम ट्राई करेंगे जितना हो सके आपके लिए कंटेंट लेके आए, कम क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।